चलिए, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और आज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मेयर रिलेशन और रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप में से किसी को कोई डाउट होगा तो लेट मी नो। सबसे पहले बेटा मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए भी थे, है ना। तो हम लोग क्या पढ़े थे, तीन टाइप का वेलोसिटी पढ़े थे, है ना। एक हमने क्या पढ़ा था बेटा, एक हमने पढ़ा था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना, जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स इस वेलोसिटी को एक्वायर किए रहते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे थे बेटा, VMPS, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या था बेटा, रूट टू सॉरी 2 RT/m, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना। उसके अलावा मैंने आपको यह बताया था बेटा कि एक्चुअली RT/m, एक्चुअली मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि क्या होता है ना, कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, ρ/m RT, ये होता था ना प्रेशर, आइडियल गैस इक्वेशन में आपको बताया था। तो P/ρ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, RT/m। तो आप RT/m की जगह पे क्या पुट कर सकते हो बेटा, P/ρ भी पुट कर सकते हो। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का आपका एक और फॉर्मूला बन गया था, क्या बन गया था, 2P/ρ। ये ध्यान रखिएगा, इन सब पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे प्रेशर और डेंसिटी दिया रहेगा तो ये होगा। और एक और, चूंकि R को आप क्या लिख सकते हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगाड्रो नंबर लिख सकते हैं ना। तो यहां पर मैं एक और फॉर्मूला बना सकता हूं, 2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय, दैट इज द, ये जो m है ना, दैट इज मॉलिक्यूलर मास, है ना, या मोलर मास आप कह सकते हो। ये स्मॉल m जो है दैट इज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। क्लियर है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, क्यों, क्योंकि आप क्या लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर मास को यानी मोलर मास को आप क्या लिख सकते हो, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आर की जगह पर जब पुट करोगे, यानी एक्चुअली आप आर की जगह क्या पुट करोगे, 2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी इनटू एवोगाड्रो नंबर। और इसको आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल कैपिटल एम को क्या लिख सकते हो, m बाई एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो एवोगाड्रो नंबर कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा मेरा, 2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट T बाई स्मॉल एम। यहां पर कैपिटल एम जो है बेटा, ध्यान रखिएगा दैट कैपिटल एम जो आर के साथ लगा हुआ है दैट इज मोलर मास, यानी मास ऑफ 1 मोल। और स्मॉल एम जो है दैट इज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ये हमको ध्यान रखना है कौन चीज क्या है, ठीक है ना। और दोनों का मास जब भी हमको क्वेश्चन निकालने के लिए आएगा, आर की वैल्यू तो पता ही है, गैस कांस्टेंट है। टेम्परेचर जो रखना है वो केल्विन में रखना है। और मास जो रखना है ना, चाहे मोलर मास हो चाहे मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स हो, वो क्या रखना है, केजी में रखना है। याद रखना है हमको। जैसे हाइड्रोजन गैस अगर दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन गैस का मोलर मास कितना होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस का मोलर मास होता है 2 ग्राम। लेकिन हमको किस में रखना है, केजी में रखना है, ये चीज ध्यान रखना है। तो पहला तो ये आ गया बेटा, है ना। दूसरा, पहला तो हम इसके बारे में बात किए थे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। दूसरा हमने क्या बात किया था बेटा, एवरेज स्पीड। ये अर्लियर क्लास में डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं। तो एवरेज स्पीड क्या था, 8/π RT/m। फिर मैं RT/m को क्या लिख सकता हूं, P/ρ लिख सकता हूं बेटा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 8/π प्रेशर बाय डेंसिटी। फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, √8/π बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जब रहेगा तो मेरा क्या आ जाएगा, मास ऑफ इच मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। क्लियर है, ये मेरा क्या आ गया, एवरेज आ गया। सिमिलरली तीसरा मैंने आपको किस टाइप का स्पीड बताया था, आरएमएस स्पीड, है ना। आरएमएस स्पीड में क्या हो जाएगा बेटा बताओ, 3RT/m। RT/m की जगह आप क्या लिख सकते हो, प्रेशर भी लिख सकते हो। तो 3P/डेंसिटी। और जब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की टर्म्स में लिखोगे तो 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बाई क्या हो जाएगा, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स आ गया। तो ये तीन टाइप के स्पीड एक गैस के मॉलिक्यूल्स के पास होते हैं, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज स्पीड एंड आरएमएस स्पीड। तो मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा कौन सी स्पीड है, मैग्नीट्यूड में सबसे ज्यादा परसेंटेज, तो आपको सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो एक्वायर किए रहते हैं, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स तो एमपीएस को एक्वायर करता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको तीनों की वैल्यू पता लग रही है ना, तो मैग्नीट्यूड में सबसे ज्यादा कौन है, कोई बता सकता है। मैग्नीट्यूड में क्या, आरटी 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 बाई एम तो सभी में कॉमन है ना। तो अगर मैं लिखूं
तो आपका क्या आया है, वी आर एम एस। वी आर एम एस कितना है बेटा, रूट अंडर 3 RT/M, ये आ गया मेरा वी आर एम एस, ठीक है ना। सिमिलरली वी एवरेज क्या आया मेरा बेटा, रूट अंडर 8/π RT/M, ठीक है ना। 8/π को आप जब सॉल्व करोगे तो लगभग 2.5 भी आ सकता है, ये 2.5 RT/M अप्रोक्सीमेटली। सिमिलरली वी एमपीएस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितना है बेटा, 2 RT/M। तो आपको इसमें सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू, RT/M तो तीनों में कॉमन है ना। यानी ये क्वांटिटीज जो है ये तो तीनों में कॉमन है, RT/M, यहां भी कर लो RT/M बेटा, यहां भी कर लो RT/M। तो सबसे ज्यादा किसकी स्पीड हो गई, √3 आरएमएस का, यानी रेशियो आप निकालोगे वी आरएमएस रेशियो वी एवरेज रेशियो वी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो कितना हो जाएगा, √3 रेशियो √8/π, क्योंकि RT/M तो कॉमन है, कट जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा 2। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √3 रेशियो √2.5 रेशियो कितना लिख दोगे 2। तो सबसे ज्यादा किसकी मैग्नीट्यूड है ना, सबसे ज्यादा किसका है, √3 RT/M। तो यानी सबसे, ये क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में, सबसे ज्यादा, सॉरी, सबसे ज्यादा किसकी स्पीड होगी, वी आरएमएस, देन किसकी होगी, वी एवरेज, और देन किसकी होगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये हमारा एक रिलेशन हो गया, और ये रेशियो भी याद रखिएगा। क्लियर बेटा यहां तक। यानी मैग्नीट्यूड में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल जो एक्वायर किए रहते हैं, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। लेकिन अगर परसेंटेज कोई पूछेगा, सॉरी वैल्यू कोई पूछेगा, मैग्नीट्यूड में कोई हमसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू होती है, तो आरएमएस की, उसके बाद एवरेज की, और उसके बाद वीएमपीएस की, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की। क्लियर बेटा। चलो अब यहां पर आ जाइए, क्वेश्चन देख लेते हैं। करंट नाइट्रोजन गैस एज 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, नाइट्रोजन गैस उसको 300 डिग्री सेल्सियस पे आपने रख रहा है। द टेम्परेचर इन केल्विन, द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड बी इक्वल टू आरएमएस स्पीड ऑफ नाइट्रोजन गैस। यानी कौन से नाइट्रोजन गैस कितने टेम्परेचर पर है बेटा, 300 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है किस टेम्परेचर पर, जो केल्विन में आपको निकालना है, किस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का आरएमएस स्पीड बराबर होगा। तो दोनों के लिए लगा दीजिए, आप क्या लगा दीजिएगा, वी आरएमएस नाइट्रोजन बराबर क्या लगा दीजिए बेटा, वी आरएमएस हाइड्रोजन। दोनों की स्पीड को क्या कर देना, आपको बराबर लिख देना। तो नाइट्रोजन के लिए लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 3R, और टी कितना है, 300 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है कि आपको किस में पुट करना है बेटा, केल्विन में पुट करना है। तो इसमें क्या करोगे आप, 273 ऐड कर दोगे, तो डेट विल बिकम 573, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इनटू 573 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, m। यानी जनरल फॉर्मूला क्या, तो 3RT/M। तो मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 24 × 2 यानी 20, सॉरी 14 × 2 यानी 28। सिमिलरली हाइड्रोजन का लगाओ, तो 3R, और T तो मेरे को निकालना ही है। सिमिलरली हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 2। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा। तो आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे बेटा, तो क्या बन जाएगा, 3R इंटू 573 डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 3RT/2। क्लियर है। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 3R और 3R कैंसिल, ये कितने से कैंसिल हो जाएगा, 14। तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 573/14। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 573/14 को सॉल्व करूं मैं, तो 573 डिवाइडेड बाई 14, ये आ रहा है लगभग 40.92 केल्विन में, क्योंकि मैंने यहाँ केल्विन में पुट किया है। तो इसको लगभग आप कितना लिख सकते हो, 41 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डन बेटा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कंसीडर अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर 300 केल्विन, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वुड बी। यानी सेम ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का ही हमको क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर टू द एवरेज निकालना है ना। तो वी आरएमएस बाई क्या निकालना है बेटा, वी एवरेज। तो वी आरएमएस कितना होता है, वी आरएमएस अभी मैंने बताया है कितना हो जाएगा बेटा, बताओ, √3 RT/M।
सिमिलरली वी एवरेज कितना हो जाएगा, 8/π RT/m। तो इक्वल्स इसको कॉमन रूट में ले लो तो कितना हो जाएगा, 3RT/m। और ऊपर ये चला जाएगा, कितना हो जाएगा, πm/8RT। तो RT से RT कैंसिल हो गया बेटा यहाँ पर, और M से M कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया मेरा, VRMS/V एवरेज। क्या बच गया बेटा, √3π, और यहाँ क्या बच गया, 8। यानी कितना रेशियो आ गया, 3π/8। ओके, क्लियर, किसी को कोई डाउट? बस आरएमएस एक ही मॉलिक्यूल्स का था, सेमी मॉलिक्यूल्स का मेरे को क्या निकालना था, VRMS/V एवरेज। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, करेक्ट, कंसीडर एन आइडियल गैस विद द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक डाटा दिया हुआ है, और उस डाटा से क्या समझ में आ रहा है कि आपको निकालना है VRMS। तो डायरेक्टली मेरे को डाटा देख के कुछ समझ तो नहीं आ रहा है VRMS, है ना, या वी एवरेज भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे को एक चीज समझ में यहाँ आ सकता है। करा 10% मॉलिक्यूल जो है 200 मीटर पर सेकंड से, 20% मॉलिक्यूल जो है 400 मीटर पर सेकंड से, 40% मॉलिक्यूल जो है 600 मीटर पर सेकंड से, 20% मॉलिक्यूल जो है 800 मीटर पर सेकंड से, 10% मॉलिक्यूल जो है वो किससे है, 1000 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन से स्पीड को एक्वायर किए हुए हैं, यानी इस डाटा से मेरे को क्या निकल सकता है, VMPS, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो आ गया, कि ऐसा कौन सा स्पीड है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्वायर किया हुआ है। और जब मोस्ट प्रोबेबल आएगा तो हम VRMS पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमको उसका कनेक्शन पता है ना। तो सबसे पहले मेरे को VMPS पता लग गया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दैट इज 600 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा, अब 600 मीटर पर सेकंड पता लग गया। अब आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, VRMS/V एवरेज, सॉरी VMPS, क्योंकि हमको एमपीएस दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, VRMS डिवाइडेड बाई मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कर दूंगा। तो VRMS/मी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, VRMS और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का रेशियो कितना होता है, √3/√2, क्योंकि √3RT/m, यहाँ √2RT/m हो जाएगा, तो RT/RT/m कैंसिल हो गया। अब VRMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये क्रॉस गुना हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा √3 × V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बाई क्या हो जाएगा, √2। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 1.732, √3 का वैल्यू हो गया, इंटू VMPS कितना हो जाएगा, 600, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1.42। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आई थिंक मेरा आंसर आना चाहिए 7.2 इंटू 10⁻², यानी 1.732 डिवाइड में मैं कर देता हूं 1.42। तो ये लगभग आ जा रहा है आपका VRMS इज इक्वल टू 1.24 इंटू 600। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.24 आ जाएगा। अब 1.24 में मैं क्या कर देता हूँ, 600 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 744, या लगभग, हाँ, 1.24 इंटू 600, है ना, हाँ। तो ये 744 आ जा रहा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लगभग 7.44 इंटू 10⁻², लिख सकते हैं ना, सॉरी +2 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7.44 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, यानी लगभग ये, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे 1.41 लिया होगा, मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है। अब एक ही ऑप्शन है वैसा, अब टी भी आप निकाल सकते हो, वी आपको एमपीएस से भी टी निकाल सकते हो, आरएमएस से भी टी निकाल सकते हो। तो क्या कर दोगे आप, VRMS इज इक्वल टू क्या कर दोगे, √3RT/m। लेकिन याद रखना यहाँ मॉलिक्यूलर मास जो है किसमें रखना है, केजी में रखना है। किसका दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है टेम्परेचर, एम दिया हुआ ना आपको, अच्छा एम दिया हुआ है, तो आपको मॉलिक्यूलर मास तो नहीं है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, स्मॉल एम दिया हुआ है बेटा, तो आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में लेके आना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी डिवाइड बाई स्मॉल, इससे आपका क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। वैसे एक ही ऑप्शन है 7.2 का, तो हम बगैर टेम्परेचर निकाले हुए टिक कर सकते हैं, बट थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन रहेगा तो हमको दोनों निकालना पड़ेगा। ओके, चलिए अब यहां पर बेटा आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब यह होता है कि एक मॉल, दो तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर दिया द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच पार्टिकल्स कैन गेन एनर्जी, ये कैन एक्वायर एनर्जी, है ना। एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होती है, या तो उसके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी,
या उसके पास रोटेशनल एनर्जी होगा, या उसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी होगा। इतने टाइप का ना है बहुत। अगर हाई टेम्परेचर पर होगा मॉलिक्यूल्स तो उसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी भी आ जाएगी, है ना। तो मेरे कहने का मतलब आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि इंडिपेंडेंटली वो कितने कोऑर्डिनेट्स में मूव कर सकता है, या इंडिपेंडेंटली वो कितने तरीकों से एनर्जी को एक्वायर कर सकता है। यही हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। या आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, है ना। अभी आपका थर्मोडायनेमिक्स जब केमिस्ट्री हुआ था वहां पे भी आप डिटेल में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर मैं डिटेल में तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसका आइडिया बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक मोनोएटॉमिक गैस, एक सिंगल गैस है ना, मोनोएटॉमिक। तो ये एक्स में भी जा सकता है बेटा, और ये वाई में भी जा सकता है इंडिपेंडेंटली, और ये क्या जा सकता है, जेड में भी जा सकता है ना। तो ये थ्री इंडिपेंडेंट वेज में अपने आप को क्या कर सकता है, आजादी से फ्रीडमली मूव कर सकता है। यानी इधर भी अगर इधर मूव करेगा तो इधर भी उसके पास ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी, इस इधर भी उसके पास ट्रांसलेशन एनर्जी होगी। जेड में मूव करे तो तीन टाइप की एनर्जी होगी इसके पास। और इसके पास चूंकि ये एक सिंगल मॉलिक्यूल्स और बहुत छोटा है, तो ये जब स्पिन करेगा तो इसका स्पिन जो है ना वो क्लियरली आप मतलब नेग्लिजिबल होगा। इसलिए आप कह सकते हो कि इसके पास ओनली क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी तीन एक्सिस में होगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के कितने आजाद तरीकों से, कितने इंडिपेंडेंट वे से वो एनर्जी को एक्वायर कर सकता है, या कितने इंडिपेंडेंटली वो कोऑर्डिनेट्स में वो मूव कर सकता है ना। और जनरली इसका एक फॉर्मूला भी है, इन जनरल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी स्मॉल एफ लिख देता हूं मैं, इन अ सिस्टम इज गिवन बाय, और एफ इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3n-r, जहां n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और r क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शंस, नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, कितने रेस्ट्रिक्शंस हैं। या इसको ऐसे भी बोलते हैं नंबर ऑफ कॉमन कोऑर्डिनेट्स, है ना, एक दूसरे के बीच में जो कॉमन कोऑर्डिनेट्स होता है वो होता है। तो ऐसे करके हम डिग्री ऑफ फ्रीडम इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा हाफ एम वी वाई स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा हाफ एम वी जेड स्क्वायर। इसकी रोटेशनल एनर्जी जो क्या हो नेग्लिजिबल होगी। तो आप कह सकते हो कि इसके पास थ्री टाइप्स की एनर्जी है, एक्स में है, वाई में है और जेड में है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। या निकाल भी सकते हो आप, जैसे मान लो मोनो एटॉमिक, ठीक है बेटा, है ना। अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो ये मान लीजिए बेटा मोनोएटॉमिक गैस है, मान लीजिए हीलियम क्या है, मोनोएटॉमिक है ना। तो आप क्या करोगे, इसका फॉर्मूला लगाओगे एफ इज इक्वल टू, तो 3n-r, तो मोनोएटॉमिक का मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1, माइनस कितने रेस्ट्रिक्शन इसमें 0, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है कहीं भी जा सकता है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो -0। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना बेटा। सिमिलरली आप ले लो डाइएटॉमिक, जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है ना, तो ये क्या होंगे, डायटोमिक हो जाएंगे ना। तो यहां पर अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका निकालोगे डायटोमिक के लिए, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3n-r, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू डायटोमिक का एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, अब माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर कितने हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज 1, यही है ना रिस्ट्रिक्शन इन दोनों के बीच में, तो 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 6-1 यानी इज इक्वल टू 5। सिमिलरली तीसरा मेरा क्या हो जाएगा बेटा ट्राई एटोमिक, ट्राई एटोमिक के लिए मेरे को क्या निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। तो ट्राई एटोमिक में दो कंडीशन होते हैं, एक होते हैं लीनियर, समझे, एक क्या होता है बेटा हमारा लीनियर मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए कि ये एक ट्राई एटोमिक धन, लीनियर का मतलब सिंगल लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, है ना। तो ये क्या होंगे, हमारा लीनियर हो गया, ठीक है ना। तो यहां अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3n-r, तो यहाँ कितना रखोगे, एन की वैल्यू कितनी रखोगे 3, ट्राइएटोमिक है, माइनस नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे देख लो कितने नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस है 1 और 2, तो क्या हो जाएगा 2, हो जाएगा 2 बेटा। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9-2 यानी 7, यानी लीनियर रहेगा तो 7 हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर हमारा क्या रहे, नन लीनियर रहे मान लो, है ना, नन लीनियर स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो ट्राइएटोमिक में एक सेकेंड कंडीशन क्या हो जाता है बी नंबर में, दैट इज नन लीनियर,
ठीक है ना। तो ये मान लीजिए एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो इसका अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3n-r। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 3 माइनस नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर कितने हैं बेटा, या कितने कॉमन कोऑर्डिनेट्स है, तो 1, 2 और 3, तो कितना हो जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा 9 - 3, यानी नॉन लीनियर रहेगा तो कितना हो जाएगा 6, और लीनियर रहेगा तो कितना हो जाएगा 7। ऐसे करके आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो। क्लियर है बेटा? यस ओके, सर। चलिए आगे आते बेटा। दिया हुआ है द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए ट्राई एटोमिक गैस आर। द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए ट्राई एटोमिक गैस आर। एक ट्राई एटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, अभी हम लोग डिस्कस किए यहाँ पे। अगर वो लीनियर होगा तो कितना होगा 7, अगर वो नॉन लीनियर होगा तो कितना होगा 6। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया हुआ है हमको, ट्राई एटोमिक गैस, यानी नॉन लीनियर होगा। यहाँ पे तो 7 ऑप्शन भी नहीं है, तो कितना आंसर हो जाएगा मेरा 6। ठीक है। अब यहां पर दिया हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 cc हाइड्रोजन एट एनटीपी। तो हाइड्रोजन का अगर एक मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन सबसे पहली बात हाइड्रोजन गैस है ये। तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, मोनोएटॉमिक होगा कि डाइएटॉमिक होगा कि ट्राइएटॉमिक होगा, क्या होगा हाइड्रोजन H&H। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे बेटा डाइएटॉमिक। तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसके पास, तो क्या डायटोमिक है, तो डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा बेटा 5 होगा ना 5। डायटोमिक है ना, तो डाइ देखो यहाँ डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है बेटा 5। तो हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 5। ठीक है ना। तो यहां पर हमको कह रहा है कि 1 cc ऑफ हाइड्रोजन का आपको डिग्री ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिग्री फ्रीडम निकालना है। तो अगर 22,400 इतना सीसी रहेगा, तब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि एक मोल एसटीपीएनटी पर कितना वॉल्यूम होता है 22,400 या 22.4 लीटर। तो मेरे को सीसी 1 cc दिया है, तो मेरे को पता है कि 22,400 पे एवोगाड्रो नंबर इतना पार्टिकल्स होता है, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एक सीसी में कितना होगा बेटा 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22,400। अब आपको क्या करना है यहां पर बताइए जरा। आपको एक मॉलिक्यूल्स, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, यानी 1 cc हाइड्रोजन एसटीपी पर इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। चूंकि डायटोमिक है तो एक मॉलिक्यूल्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 5। जो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसको 5 से गुना करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ डिग्री फ्रीडम निकालने के लिए। तो आपको टोटल डिग्री फ्रीडम ऑफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी पूरा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22,400 इंटू क्या कर दो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना बेटा। अब 5 से ये कट हो जाएगा, 22,400 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको जब कट करोगे 5 से तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा 4480। 5 से कट गया, यानी 6.023 बाई 448 कर लो, एक जीरो से हटा लो, ये कितना हो जाएगा 10⁻22। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 602, 602 हो जाएगा, हाँ 602 इंटू 10⁻20 लिख सकते हो ना, 2 डिजिट आगे मैंने कर दिया तो इसमें से निकाल लिया मैंने। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 448। आप सब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो इतना तो जानते होंगे। तो 602 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 448, यानी ये कितना हो जाएगा 1.34 इंटू 10⁻20 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा टोटल, यानी ऑप्शन नंबर 1। ओके, सबसे पहली बात एक मॉलिक्यूल्स का मेरे को डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, डायटोमिक हाइड्रोजन H2 गैस है 5 होता है, तो मैंने 1 cc पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिया, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, चलिए अब कह रहा था नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए मैंने क्या बताया था, कितना कई टाइप के इंडिपेंडेंट एनर्जीज होते हैं। एक तो मैंने बोला था ट्रांसलेशनल एनर्जी होते हैं, एक मैंने बोला था रोटेशनल एनर्जी होता है,
एक मैंने क्या बोला था, वाइब्रेशनल एनर्जी होता है। तो ये पूछ रहा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब जब कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करता है, दैट इज द ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो अगर कोई डाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स है, जैसे ये मान लीजिए कोई डाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स है ना, तो इसकी पूछ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ट्रांसलेशनल का मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, ये दोनों, जैसे ये मान लीजिए दो डाइएटोमिक है, तो ये एक्स में भी जा सकता है, ये वाई में भी जा सकता है, और ये जेड में भी जा सकता है, यानी तीनों एक्सिस में ट्रांसलेट कर सकता है ना बेटा। तो यहां पर आप क्या करोगे, ट्रांसलेशन का कि तीनों एक्सिस में मूव कर सकता है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी होगी, 3। हालांकि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है उसका, 5 होता है। क्यों? क्योंकि दो एनर्जी कौन सी होती है, रोटेशनल एनर्जी होती है उसके पास। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है ना, ये एक्स में, एक्स एक्सिस में कुछ ना कुछ इसका, जैसे देखो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, है ना। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात, क्योंकि गैस है इसके पास, काइनेट आइडियल गैस की बात करोगे जनरली तो काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी गैस का कब होता है, जब उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आप तो मानते हो कि आइडियल गैस है तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस को क्या करते हैं, जीरो, आइडियल गैस को जीरो कंसीडर करते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा, है ना। और यहां पर मेरा रोटेशनल एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो इस एक्सिस के लॉन्ग जब ये मूव करता है, स्पिन करता है, तो उसका आई जो है लगभग नेग्लिजिबल होता है, इतना कम डिस्टेंस होता है। इसीलिए क्या होता है ना, दो ही, ओनली वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो तीन तीन ट्रांसलेशन हो गया, जो रोटेशन हो गया, इसलिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। लेकिन यहां से पूछ रहा है द नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 3। एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, और जेड में भी आ सकता है। ओके, चलिए अब यहां पर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन। यहां पे इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल। इक्वी का मतलब ये ना, इक्वल, इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो ये बड़ा आसान है, इसका सिंपल एक ही भाषा है कि तरबूजा कटेगा बराबर बटेगा, यही है। मतलब ये सी फंडा पे है कि तरबूजा मैंने काटा और जितने भी है सबको बराबर मैंने बांटा। तो ये कह रहा फॉर एनी गैस, एनी नंबर ऑफ मोल्स, फॉर ईच मोल, फॉर ईच मॉलिक्यूल, द एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। कंफ्यूज्ड? चलिए मैं बात करता हूं। आपके पास एक गैस है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, देखिए आपके पास एक गैस है, ठीक है ना। इसके पास कितना है, कह रहा है फॉर एनी गैस, एनी नंबर ऑफ मोल्स। मान लीजिए इसके पास एनी नंबर ऑफ मोल्स है, तो क्या कह रहा है, फॉर इच मोल। तो मैंने इसमें से खींच लिया क्या, एक मोल, यानी मैंने निकाला 1 मोल। ये तो एनी मोल ऑफ गैस है, उसमें से मैंने क्या निकाला, 1 मोल, 1 मोल ऑफ गैस। अब इस 1 मोल ऑफ गैस में कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, आपको पता ही है वो गार्डो नंबर कितना बराबर मॉलिक्यूल्स। अब कह रहा फॉर इच मोल, फॉर इच मॉलिक्यूल्स। अब इच मोल्स में से मैंने क्या निकाला, धन निकाला इच मॉलिक्यूल, यानी एक सिंगल मॉलिक्यूल निकाला मैंने। अब उस सिंगल मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे, कई डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगे। वो तो डिपेंड करेगा डाई है कि ट्राई है कि क्या है ना। तो कह रहा है फॉर एनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, फॉर इच मोल, इच मॉलिक्यूल्स, एंड इच डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ रहे बात, बहुत सारे गैसेस आपके पास, उसमें से मैंने निकाला 1 मोल गैस, उसमें से मैंने निकाला 1 मॉलिक्यूल्स, उसमें से ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी हर मॉलिक्यूल्स का ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, यही हमको बताता है मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। और वो कहता है कि उसके पास जो एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू 1/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। यही उन्होंने कहा कि कितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हो, उनमें इच डिग्री ऑफ फ्रीडम लेवल पर एनर्जी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये क्या कह रहा है, एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद इच डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी यूएफ इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 1/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, एंड दैट यूएफ इज एवरेज एनर्जी फॉर इच डिग्री ऑफ फ्रीडम।
एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का एवरेज एनर्जी इतना होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब मेरे को निकालना है एक मॉलिक्यूल का एनर्जी। तो एक मॉलिक्यूल को निकालने के लिए आप क्या करोगे, जितने डिग्री ऑफ एक मॉलिक्यूल्स में जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तो आपको ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आया है ना। तो आप अगर मैं निकालूं एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल, तो ईच मॉलिक्यूल का अगर कोई कहेगा, मैं इसको यू नॉट ले लेता हूं मान लो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। बट इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, कितना से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम उस मॉलिक्यूल्स में है, क्योंकि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का मेरे को पता है। अब मेरे को आ गया ईच मॉलिक्यूल्स, अब मेरे को निकालना है 1 मोल। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल। 1 मोल का जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, इसको मैं यूएन लिख देता हूं, तो वो कितना हो जाएगा 1/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी इंटू एफ। अब इसको कितना से गुना करना पड़ेगा कि 1 मोल के लिए आ जाएगा, क्योंकि मेरे को एक मॉलिक्यूल्स का पता चल गया, ये इच मॉलिक्यूल्स है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर कितना पड़ा, तो भैया मल्टीप्लाई कर दो, धन दे मारो एवोगाड्रो नंबर, दैट इज बिकम्स 1 मोल। And then when we go to 1 mole, then we can find for n number of moles, we can multiply it। एक पेन का मेरे को दाम पता चल गया तो मैं 1000 पेन का दाम भी निकाल सकता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, एवरेज, बहुत सिंपल है, पहले एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर मैंने आया 1 मॉलिक्यूल्स पे, फिर 1 मॉलिक्यूल्स में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मैं पहुंच गया एक मोल पे, और जितने नंबर ऑफ मोल्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो भैया, वो टोटल गैस का एनर्जी आ जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एवरेज एनर्जी फॉर एन मोल, एन मोल के लिए जब हम करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 1/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू एवोगाड्रो नंबर, और इसको जितना नंबर ऑफ मोल्स आपका है गैस उससे आप क्या करिए भैया मल्टीप्लाई कर दीजिए, कहानी समाप्त। हम बिल्कुल सिंपल है एकदम, एक फ्लो में मैं आ रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसको मल्टीप्लाई किया डिग्री ऑफ फ्रीडम से तो मैं पहुंच गया मॉलिक्यूल्स पे, फिर उसको मल्टीप्लाई किया मैंने एवोगाड्रो नंबर से, मैं पहुंच गया 1 मोल पे, और फिर उसको जितना भी मोल है एन मोल में मान रहा हूं उसको मल्टीप्लाई कर, तो ये मेरा बन गया। यहां तक तो समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है ना। एन मोल फॉर एनी नंबर ऑफ मोल, सब गैसेस के लिए मैं निकाल दिया, एन मोल का मतलब 1 के लिए भी हो सकता है, 10 के लिए भी हो सकता है, 20 के लिए भी हो सकता है। अब एक और बात मैंने आपको बताया था बेटा, यहां पर बहुत सिंपल सा फंडा है कि R इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, R इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो शुड वी पुट, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, R बाई एवोगाड्रो नंबर। तो यहां पर जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिख रहा है, इस पर मैं ये वैल्यू रख सकता हूं ना, R बाई एन ए, यानी फॉर एन मोल ऑफ गैस के लिए मेरे पास क्या आया है, फॉर एन मोल ऑफ गैस के लिए मेरे पास जो एनर्जी आई है, जिसको मैं यू मान रहा हूं, दैट इज 1/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू क्या आया है एन। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जगह पे आप क्या रख सकते हो बेटा, आर बाई एन ए रख सकते हो, क्लियर है कहानी। तो मैं यहां पर क्या रख दे रहा हूं, तो यू इज इक्वल टू मेरा क्या बन जाएगा 1/2 आर बाई एन ए इंटू टेम्परेचर इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू एन ए इंटू एन। कहानियां कुछ समझ में आ रही है ना। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ये एन ए और एन ए को मैंने कर दिया खलास, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एफ, एफ ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, आर, और क्या बच गया बेटा एन इंटू टी। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं F/2 nRT, दैट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद n मोल ऑफ गैस। चूंकि एनआरटी 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 पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़े, इसलिए मैं थोड़ा उसको एनआरटी के टर्म्स में लेकर चला गया। दैट इज द, एंड दैट इज नोन एज टोटल एनर्जी या टोटल इंटरनल एनर्जी भी आप बोल सकते हो।
इतनी एनर्जी उसके साथ एसोसिएटेड है ना इंटरनली, तो दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ एन मोल ऑफ गैस, दैट इज टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू, तब आपको क्या लगाना पड़ेगा, एफ बाई आर एन इंटू डेल्टा टी। ये थर्मोडायनेमिक्स में ये कंसेप्ट आएगा, ध्यान रखिएगा इसको। या आप स्मॉल चेंज इन एनर्जी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एफ बाई, सॉरी एन आर भी आएगा, एन आर, और यहां पर क्या लगा दो, dt लगा दोगे। क्लियर है बेटा यहां तक सभी आदमी को, एकदम बिल्कुल। सबसे पहले लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन अगर हमको याद है कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास, यानी मॉलिक्यूल्स को एनर्जी जो है 1/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी है। अब उसको मैं एक मोल के लिए निकाला, सॉरी एक मॉलिक्यूल्स के लिए निकाला, एक मॉलिक्यूल से पहुंचा एक मोल के लिए, एक मोल पे पहुंचा मैं n मोल के लिए, एंड दैट इज द टोटल एनर्जी, मींस टोटल इंटरनल एनर्जी। चेंज इन एनर्जी करना, चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट है, n मोल ऑफ गैस कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, देयर इज बी चेंज इन टेम्परेचर देन द एनर्जी। यानी आप कह सकते हो कि द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफ योर टेम्परेचर विल बी वेरीज, देन योर इंटरनल एनर्जी विल बी आल्सो वेरीज। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? याद रखेंगे इसको, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स अगला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट फिर रिपीट होगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको। अब यहां पर देख लीजिए बेटा क्या है। Correct. Consider a gas molecule of triatomic molecules. The molecules are assumed to be triangular and made up of massless rigid rods whose vertices are occupied by atom. The internal energy of a mole, एक मोल, तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है बेटा, अभी क्या पढ़े हो आप लोग, जो टोटल एनर्जी, मतलब दैट इज द टोटल इंटरनल एनर्जी, दैट एफ बाई आर एन टू, यानी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े, एफ बाई टू एनआरटी। मैंने लास्ट में एनआरटी इसलिए लिखा है क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, से चीजें थोड़ी याद रहेगी आपको। अब ये ट्रिपल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां निकाल दो, तो क्या है, ट्राई एटॉमिक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो वैसे भी याद रहना चाहिए सबका, लेकिन 3n माइनस आर करके निकाल सकते हो, तो 3 इंटू 3 माइनस नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन 1 2 और 3, तो 3 यानी 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो आप लगा सकते हो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/2। ए मोल है, ए मोल का मतलब 1 मोल ऑफ गैस इंटू आर इंटू टी, तो ये कट जाएगा ना बेटा, कितने से कट जाएगा, धन धन 3, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3RT, दैट इज द टोटल इंटरनल। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस where Kb is Boltzmann constant and T is absolute temperature. तो एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनोटोमिक गैस, अभी हम लोग क्या पढ़े, U इज इक्वल टू 1/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी, और इंटू क्या करना पड़ेगा, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बेटा, 3। अभी हम लोग बात की ना मोनोएटॉमिक के लिए 3 है ना, एक सिंगल, तो कितना हो जाएगा 1/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी, और इंटू क्या हो जाएगा 3, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी। ओके, देन ऑप्शन नंबर बी सही है ना। चलिए, अब यहां पर कह रहा है अ मिक्सचर कॉन्सिस्ट ऑफ 2 मोल ऑक्सीजन and 4 mole of argon at temperature T, neglecting all vibrational modes, यानी vibrational modes को हम neglect कर रहे हैं, the total internal energy of the system, तो total internal energy क्या हो जाएगा, पहले आप internal energy ऑक्सीजन का निकाल दो, अब प्लस में internal energy किसका निकाल दो, आर्गन का निकाल दो। अब इंटरनल एनर्जी का आपको फॉर्मूला जनरल तो पता ही है, क्या है, F/2 nRT, ये तो सिंपल याद रखिएगा, है ना। तो यहां हम क्या लिखेंगे, U इज इक्वल टू, ऑक्सीजन के लिए क्या लगाओगे, F/2 nRT, ये किसके लिए लगाओगे बेटा, ऑक्सीजन के लिए, और प्लस में क्या लगाओगे, F/2 nRT, ये किसके लिए लगाओगे आप, आर्गन के लिए। क्लियर है ना। तो अब यहां पर बिल्कुल आ जाएगा, ऑक्सीजन O2 का मॉलिक्यूल्स क्या होगा, O2 का मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा बेटा, डायएटॉमिक होगा। O2 का मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, डायएटॉमिक, क्योंकि हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत है ना बेटा, तो हमको समझना पड़ेगा कि ये मॉलिक्यूल जो है डायएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है कि ट्राइएटॉमिक है।
कि पॉलीएटॉमिक है, ठीक है ना। तो यहां पर आ गया आर्गन। आर्गन क्या है बेटा, नोबल गैस है। तो नोबल गैस क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड होगा, सिंगल एग्जिस्ट कर सकता है, करता है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोनोएटॉमिक हो जाएगा। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा बताओ, ऑक्सीजन का मैं लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा, डाइएटॉमिक। तो डाइएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/2, कितना मोल दिया बेटा, 2 मोल्स। तो यहां पर क्या करोगे, 2 इंटू RT, ऑक्सीजन के लिए लिख दिया। प्लस में इसका मोनो है ना, आर्गन इज द मोनो, सिंगल है, नोबल गैस है। तो मोनो का कितना होता है, 3/2, और आर्गन का कितना मोल है, 4 इंटू R इंटू T। एकदम सिंपल सा है, कंसेप्चुअल, चलते जाइए, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5RT, और ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 यानी 6RT। तो 5 + 6 क्या हो जाएगा, 11RT। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं है ना। चलिए अब आते हैं बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट। ये प्रीवियस क्लास में हम बताए भी थे, जब आपके साथ हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिस्कस कर रहे थे चैप्टर, तब मैंने आपको बताया था, स्पेसिफिक हीट भी बताया था, हीट कैपेसिटी, सबसे पहले हम हीट कैपेसिटी वहां पे पढ़े थे, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़े थे, और फिर हम लोग क्या पढ़े थे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको कैपिटल C से भी बहुत जगह लिखा जाता है, हालांकि हम वहां प्रीवियस क्लास में बताए थे, तो मैं CM लिख दिया था मोलर स्पेसिफिक हीट, ताकि कंफ्यूज नहीं हो। तो क्या कहता है कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस टू 1 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस 1 मोल गैस को राइज कराने के लिए कितना हीट की जरूरत है, दैट इज मोलर, मोलर स्पेसिफिक हीट। और जनरल स्पेसिफिक हीट क्या था, पर केजी, है ना। यूनिट मास को यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कराने के लिए जो हीट चाहिए वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा। ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। यानी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, हीट रिक्वायर्ड पर मोल टू पर डिग्री सेल्सियस, यही मेरा था ना मोलर स्पेसिफिक हीट। अब इसमें 2 कंडीशन होते हैं बेटा, एक होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहां पे मोलर लगा लीजिए, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, यानी व्हाट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस टू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट। तो मैंने उसको एक स्पेशल कंडीशन दे दिया कि दैट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी मैंने उसको नाम दे दिया CV। CV का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, CV इज इक्वल टू बाई डेल्टा क्यू, बाई क्या लिख सकते हो, N डेल्टा T। लेकिन ये कंडीशन आप किस पे ले रहे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले रहे हो, मैं भी लिख दे रहा हूं, है कि नहीं। कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप ये लगाओ, यानी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, N CV इंटू डेल्टा T, यही होगा ना बेटा। भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, थोड़ा थोड़ा कि नहीं आ रही, यानी ये हो जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू NCV इंटू डेल्टा T। अब यहां पर एक चीज देख लीजिए, है ना, मैं निकालता हूं एक रिलेशन, बहुत आसान है, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे इसको। यानी फॉर एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस है जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं, फॉर एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस के लिए क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, और वर्क डन इज इक्वल टू होता है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो, वर्क डन इज इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, या PdV भी होता है, अगर प्रेशर कांस्टेंट मान लेते हो तो चेंज इन, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात हो रही है, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या बोलता है, आइसोकोरिक प्रेशर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में चेंज इन वॉल्यूम कितना होता है बेटा, 0, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो P इंटू DV। तो चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पर मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम अगर होगा तो कंफर्म है कि आपका वर्क डन 0 होगा। तो वर्क डन 0 होगा तो आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा यू, यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो सकता है बेटा, NCV और डेल्टा T। और अभी हम लोग डेल्टा यू क्या पढ़े पिछले, यहां देख लो, F/2 NR डेल्टा T पढ़े ना, यहां पर ये फॉर्मूला, इसको तो भूलेंगे नहीं ना, कि भूल जाएंगे, है ना। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा यू के की जगह पे क्या लिख सकता हूं, F/2 NR, चूंकि चेंज इन है तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा T इज इक्वल टू क्या हो जाता है, NCV डेल्टा T, हो जाएगा ना बेटा।
बहुत आसान है, ठीक है ना। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, एन से एन कैंसिल हो गया और डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया मेरे को जरा बताओ। सीवी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, एफ आर बाई टू, धन धन, यहां पर देखो क्या आया, सीवी इज इक्वल टू मेरा आ गया एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आर बाई टू, दैट इज द स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है कि कोई डाउट है? क्लियर है ना, बस सही है। दूसरा कह रहा है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी वहां क्या था कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 मोल गैस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट चाहिए वो हमारा कहला रहा था सीवी, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ क्या है सीपी, यानी कांस्टेंट प्रेशर, यानी 1 मोल गैस को 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पर चाहिए उसको कहेंगे हम सीपी। यानी आप इस पे से भी लिख सकते हो, सीपी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा, डेल्टा क्यू हीट रिक्वायर्ड पर मोल पर डिग्री राइज, लेकिन क्या रखना है आपको, कांस्टेंट प्रेशर रखना है। यानी आप क्या लिख सकते हो बेटा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, सीपी एन डेल्टा टी। क्लियर ना बाबू? ओके वेरी गुड, यहां तक तो कोई मसला नहीं है, नहीं है ना मसला। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी आइडियल गैस इक्वेशन के लिए अगर फॉर लगाओगे, फॉर आइडियल गैस, तो मैंने क्या बोला आइडियल गैस के लिए, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस वर्क डन। यहां वर्क डन जीरो नहीं होगा क्योंकि यहां प्रेशर तो कांस्टेंट है लेकिन डेल्टा भी तो लगेगा, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां आप क्या लिख सकते हो बेटा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, प्लस में क्या लिख सकते हो आप, पी इंटू डेल्टा वी। क्लियर है, यहां तक तो सही है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे आप लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो बताओ, डेल्टा क्यू की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सीपी एन डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिख सकते हो, डेल्टा यू। अच्छा डेल्टा यू क्या होगा ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा क्यू के बराबर हो जाएगा, और डेल्टा क्यू वहां पर क्या होता है, सीवी एन डेल्टा टी होता है, क्योंकि वहां तो वर्क डन जीरो होता है ना। तो भाई आप ये भी तो चेंज इन एनर्जी तो ये भी लगा सकते हो आप, तो यहां पर ये भी लगा सकते हो सीवी एन डेल्टा टी। अब प्लस में प्रेशर को आप क्या लिख सकते हो बेटा, पीवी को क्या लिख सकते हो आप, एन, पीवी इज इक्वल टू क्या पढ़े हो आप लोग, पी डेल्टा वी, यानी पीवी इज इक्वल टू, मैं क्या पढ़ा हूं आइडियल गैस इक्वेशन में, पीवी इज इक्वल टू पढ़ा हूं एन आर टी। तो चेंज इन प्रेशर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, डिफरेंशिएट भी कर सकते हो आप इसको, तो आप क्या लग दो इसको एन आर डेल्टा टी, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एन आर डेल्टा टी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना भाई कि नहीं। अब यहां पर एन और डेल्टा टी कॉमन आ गया, तो आप क्या लिख, यहां पे क्या आ गया सीपी, और यहां पर भी एन और डेल्टा टी कॉमन आ गया, तो यहां क्या लिख सकते हो आप, सीवी प्लस आर। अब यहां पर क्या हो जाएगा बेटा बताओ, डेल्टा टी एंड डेल्टा टी कैंसिल, तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो गया, सीवी प्लस आर। ये रिलेशन मैंने पुट कर दिया, ओके। यानी सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। एक बात बताओ, कौन बड़ा है बेटा, सीपी बड़ा है कि सीवी बड़ा है, विच इज ग्रेटर हेयर, सीवी में कुछ जोड़ रहे हो तब सीपी के बराबर हो रहा है ना, यानी इसमें से कुछ माइनस कर रहे हो तो आर के बराबर बढ़ रहा है, यानी सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। ये भी क्वेश्चन आता है कि वाई इट इज ग्रेटर देन, क्यों, क्योंकि आप कांस्टेंट प्रेशर में क्या कर रहे हो, एक एडिशनल वर्क कर रहे हो जो आप कांस्टेंट वॉल्यूम में नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। अब देखो मोनोएटॉमिक के लिए क्या लिख सकते हो, अभी हम मैं क्या बताऊं, सीवी का फॉर्मूला क्या बताया हूं बेटा, देखो यहां पर सीवी का फॉर्मूला मैं क्या बताया हूं, एफ आर बाई टू, डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई टू। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सीवी इज इक्वल टू एफ आर बाई टू। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या करोगे आप, सीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ की जगह क्या रखोगे, 3 r/2। यहां आप कैसे निकाल सकते हो, सीवी आपको पता लग गया, तो सीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीवी प्लस आर।
तो यहां आप क्या करोगे, सीपी इज इक्वल टू 3R/2 आप प्लस आर कर दो, तो यहाँ सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 5R/2 निकल जाएगा ना। अगर सीवी निकल जाएगा तो मैं सीपी निकाल सकता हूँ। सिमिलरली डायटोमिक के लिए भी आप निकाल सकते हो बेटा, है ना, क्योंकि मेरे को क्या पता है सीवी इज इक्वल टू क्या है, FR/2। तो डायटोमिक के लिए आप क्या करोगे, डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा बेटा, 5। तो सीवी इज इक्वल टू क्या करोगे आप, 5R/2, है ना। सिमिलरली जब सीवी आ गया तो मेरा सीपी भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। तो डायटोमिक के लिए क्या हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू सीवी, दैट इज 5R/2 अब प्लस आर। इसका एलसीएम लोगो तो कितना हो जाएगा, 7R/2। तो डायटोमिक गैस के लिए हो गया मेरा सीपी और सीवी, है ना। अच्छा यहां पर पॉलीएटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा, 3+F/R, और यहाँ सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4+F/R। अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पर बताता हूँ, एक इसको हम बोलते हैं मेयर्स रिलेशन। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर अभी पुट किए ना, क्यों, क्योंकि अभी मेरा फॉर्मूला क्या है, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये मैंने आपको यहाँ पर अभी प्रूफ भी किया हूं, यहाँ पर देख लो, है ना, कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, देखो एक होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, गामा। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी बाई सीवी। सीपी बाई सीवी लिखना है, सीवी बाई सीपी नहीं, सीपी बाई सीवी। जैसे मोनोएटॉमिक के लिए, डायएटॉमिक के लिए देख लो, सीपी और सीवी मेरे को पता चल गया, क्योंकि सीवी का फॉर्मूला मेरे को पता है ना, कितना है, FR/2। ठीक है ना। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी बाई सीवी। तो सीपी का वैल्यू कितना आ गया है, 7R/2, और सीवी का वैल्यू कितना आया बेटा, डायटोमिक के लिए 5R/2। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ बेटा, गामा इज इक्वल टू कितना होगा, 7R/2 इंटू 2 बाई कितना हो जाएगा, 5R। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/5। सिमिलरली मोनोएटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा, 5/3, 5/3 हो गया, और इसके लिए कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली ट्राइटोमिक के लिए भी हम निकाल सकते हैं, गामा इज इक्वल टू, है ना। तो हम ये रिलेशन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है यहां तक सभी आदमी को, या किसी को कोई डाउट है। सीपी सीवी, है ना, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमको क्या करना है, काम करना है। ठीक है, एनीबॉडी हैव डाउट, नो, चलिए बाय बाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।